जय हिंद। हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सर ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोग ने देखा था कि अल्कोहल के प्रमुख गुणधर्म के बारे में बताते हैं, जैसे अल्कोहल का उपयोग टिंचर आयोडीन में किया जाता है, सिरप में, कप में, टॉनिक पॉलिश में और उद्योगों में मेडिसिन के लिए प्रयोग किया जाता है खास करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल के बारे में कुछ और भी समझने का प्रयास करेंगे। सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का प्रभाव, यानी सजीव मतलब जैसे हम लोग, सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का प्रभाव क्या होता है, यह आपका टॉपिक है। सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का प्रभाव। जब अधिक मात्रा में इथेनॉल का सेवन होता है तो इसकी उपाचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है, मतलब मेटाबॉलिज्म, यहां पे लिखा है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सीएनएस कमजोर हो जाता है। यह सीएनएस ब्रेन से संबंधित है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। जिसके फलस्वरूप समन्वय मतलब समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, क्या करे क्या ना करे की समस्या हो जाती है। इथेनॉल के बारे में और समझेंगे। इथेनॉल की जगह पर व्यक्ति मिथेनॉल ले ले तो क्या होगा। क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में मिथेनॉल का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए, इथेनॉल के जगह पर मिथेनॉल ले ले तो व्यक्ति अंधा, चक्षुष प्रॉब्लम समस्या, व्यक्ति अंधा हो जाता है, यानी अंधापन का गुण आ जाता है। कब? जब इथेनॉल के बदला मिथेनॉल ले तब। यह मिथेनॉल यकृत की कुछ कैसे काम करता है, कैसे मिथेनॉल से अंधा हो जाता है, तो बोल रहा है क्या, यह मिथेनॉल यकृत की कोशिकाओं के, ये मिथेनॉल लिखे ओएल, यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ अभिक्रिया करने लगता है, जिससे मिथेनॉल से मिथेनॉल बन जाता है। एल लिखा है अल्डिहाइड का, हिंदी में मेथेनॉल बोलते हैं, इसको मिथेनॉल बोलिए, METHANAL, एल की हम बात कर रहे हैं। मिथेनॉल से मिथेनॉल बना देता है। चलिए, तो अब मिथेनॉल बनेगा तो कैसा होगा, वो जिस प्रकार से अंडे को तावा पर डालने पर जो अब जैसे आप देख सकते पीला पीला हो जाता है, उसी प्रकार से यह अभिक्रिया होती है हमारे लीवर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मिथेनॉल यानी अल्कोहल औद्योगिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मिथेनॉल मिला दिया जाता है, जिससे पीने योग्य न रह जाए। क्योंकि जो मिथेनॉल बना देंगे और मिथेनॉल बनाया हो पिएंगे तो मिथेनॉल बन जाएगा हमारे लीवर में, और जब मिथेनॉल बनेगा तो ऐसे भी हमारे लीवर को कोशिकाओं को नष्ट कर देगा और अंधा होने की समस्या हो जाती है। तो मिथेनॉल बनाने के लिए इसमें कुछ मिला दिया जाता है। चलिए, मिथेनॉल मिलाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट को देखने का प्रयास करेंगे। अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक यानी पिगमेंट मिलाते हैं। कौन सा पिगमेंट? ताकि ऐसा पिगमेंट मिलाते हैं जिससे ऐसा पिगमेंट मिलाते हैं जिससे ये ब्लू हो जाए, और उसे हम लोग ब्लू अल्कोहल कहते हैं। इसी को पहचान करने के लिए क्वेश्चन आएगा। अब अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाते हैं, वो ब्लू रंजक होता है, उसे ब्लू अल्कोहल कहते हैं। इसी को ब्लू अल्कोहल के विकृत अल्कोहल कहते हैं, विकृत अल्कोहल। आइए ईंधन के रूप में काम कर रहे हैं। आइए ईंधन के रूप में अल्कोहल आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ईंधन के रूप में अल्कोहल, कुछ प्रदेशों में इथेनॉल का प्रयोग, यानी इथेनॉल का ईंधन के रूप में कैसे प्रयोग, कुछ प्रदेशों में इथेनॉल मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी इथेनॉल का प्रयोग ईंधन में भी, फ्यूल में भी प्रयोग किया जाता है। आइए अब नया टॉपिक्स की ओर चलते हैं हम लोग। अभी आप देख रहे हैं आपको कि जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं अभी, मतलब इस सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का प्रभाव और ये विकृत अल्कोहल और ईंधन के रूप में अल्कोहल, आप इस पर एमसीक्यू आपको दिया गया, सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आइए अब हम लोग एथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इथेनोइक अम्ल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इथेनोइक अम्ल का गुणधर्म के बारे में समझेंगे। इथेनोइक अम्ल को ही एसिटिक एसिड कहा जाता है। एसिटिक एसिड के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। क्वेश्चन घुमा के आएगा कि सिरका में एसिटिक एसिड कितना होता है, 3 से 4%, 4 से 5% भी कहीं कहीं देता है, लेकिन एनसीईआरटी प्रीफर कर रहे हैं हम लोग 3 से 4%। सिरका का प्रयोग अचार के परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि अचार में क्या प्रयोग किया जाता है, कौन सा, मतलब उसको अचार को सड़ने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे एसिटिक एसिड के सिरका का।
एसिटिक क्वेश्चन से भी आता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड, ठीक है, अचार में वही चीज पाया जाता है। अब एसिटिक एसिड का गलनांक 290 केल्विन होता है, जिससे यह ठंडे प्रदेशों में जल्दी जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड से भी एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं और बना सकते हैं इसमें। इन सभी 3-4 टॉपिक्स इस इथेनोइक एसिड की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। इथेनोइक एसिड दो प्रकार से अभिक्रिया करेगा, एक बार एल्कोहल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, और एक बार हम लोग क्षारक से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा। इथेनोइक एसिड एल्कोहल से अभिक्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण करता है। एस्टर कैसा होता है, नया वर्ड, एस्टर एक मृदु गंध वाला पदार्थ होता है, यह इत्र परफ्यूम बनाने में प्रयोग किया जाता है। आ जाएगा, चुप रहिए। एथेनोइक एसिड अल्कोहल के साथ अभिक्रिया एस्टर का निर्माण करता है, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। नया परिभाषा क्या कहलाता है, एस्टरीकरण क्या कहलाता है, यानी जब हम लोग एथेनोइक अम्ल को अम्ल के साथ एथेनोइक अम्ल को हम लोग इथेनॉल के साथ अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर बनता है, और एस्टर बनने की प्रक्रिया को हम लोग एस्टरीकरण। CH3COOH एसिटिक अम्ल है, यह एल्कोहल है, यह अभिक्रिया कराए हम लोग तो एस्टर बना। याद रहे कभी भी कि एसिटिक एसिड को एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अम्ल या क्षारक होना जरूरी है, या तो अम्ल रहे या तो क्षारक रहे। लेकिन अभी क्षारक के बारे में नहीं अध्ययन करना, आपको दूसरा प्रॉपर्टी में अध्ययन करेंगे हम लोग। यहाँ पर अम्ल के बारे में अभिक्रिया करते, केवल अम्ल का उत्प्रेरक या उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। उत्प्रेरक क्या है, कैटलिस्ट क्या है, और अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या घटा देता है, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो एस्टर की गंध मृदु होती है, इसका प्रयोग इत्र बनाने में प्रयोग होता है। एस्टर अम्ल या ध्यान देंगे यहाँ पर एस्टर हम जो बनाए हैं ये सिर्फ अम्ल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में बना है। लेकिन यहाँ पे देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, एस्टर अम्ल या क्षारक दोनों में से कोई एक, ठीक है, अम्ल हो या क्षारक हो या दोनों हो, उपस्थिति में अभिक्रिया करके इसे पुनः एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। यानी ध्यान देंगे इस अभिक्रिया को पुनः हम इस एस्टर से पुनः हम लोग एसिटिक एसिड यानी अम्ल तथा एल्कोहल बना सकते हैं। अब इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ध्यान देंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का यह जो एसिड है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही जुड़ा हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, एक नया नाम मिला साबुनीकरण, ठीक है। तो साबुनीकरण क्या कहलाता है बताएंगे हम आप लोग को, लेकिन एक सिंपल सी भाषा समझे, साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। यानी हेलो, अभी आप देखेंगे कि एस्टरिफिकेशन यानी एस्टरीकरण अभिक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण देख सकते एस्टरीकरण अभिक्रिया में मुख्य रूप से कौन से दो अभिकारक भाग लेते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक अम्ल एक फंक्शनल ग्रुप है, उसी के अंतर्गत एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड और एल्कोहल भी कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एस्टरीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, तो एस्टरीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर तथा जल बनते हैं, ये ठीक कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल तो अभिकारक में भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे एस्टरीकरण अभिक्रिया सामान्यतः किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, अम्ल, क्षारक, क्षार, लवण, एंजाइम। तो अम्ल को टिक करेंगे, जैसे कौन सी अम्ल होती है, सल्फ्यूरिक एसिड होती है। एस्टर के बारे में कौन सा कथन सही है, ध्यान देंगे कौन सा कथन सही है। यह तीखी गंध वाला होता है, ये गलत है, क्योंकि यह मृदु गंध वाली होती है। यह मीठी गंध वाला यौगिक है, ये बात सही है। यह पानी में अघुलनशील है, यह गलत बात है, पानी में घुल जाता है, क्योंकि इत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, इत्र परफ्यूम बनाने में। इसका उपयोग केवल ईंधन में होता है, यह बात गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यह मीठी मृदु गंध वाला यौगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एस्टरिफिकेशन एस्टरीकरण के विपरीत होती है। यानी अभी हमने आपको वीडियो में बताया कि एस्टरीकरण के विपरीत जब होता है तो वो साबुनीकरण बनती है, ठीक है। सैपोनिफिकेशन होता है, साबुनीकरण बनता है। कैसे, मैंने बताया है कि अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में एस्टर को पुनः क्रिया कराई जाती है तो आपको साबुनीकरण पुनः कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है, और इसे हम लोग सैपोनिफिकेशन साबुनीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें साबुन की प्राप्ति होती है।
एस्टर और क्षार मिलाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और अल्कोहल बनता है, ये दिखा रहा है। अगला देखेंगे एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो याद रखेंगे एस्टरीकरण की उपयोग ऑप्शन है केवल ईंधन उत्पादन, सुगंध, स्वाद, औषधि, प्लास्टिक बनाना, उर्वरक। तो याद रखिए बी नंबर होगा। बताए थे कि यह मीठी गंध वाला होता है, तो सुगंध, स्वाद, सुगंध में इत्र परफ्यूम प्रयोग किया जाता है, स्वाद मीठी गंध के लिए होता है, औषधि निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। साबुन का निर्माण होता है। आइए अब हम लोग नया टॉपिक्स इसमें देखेंगे। दूसरा नंबर है कि एथेनोइक एसिड का दूसरा गुण क्या है। एथेनोइक एसिड को जो हम लोग क्षारक के साथ दूसरा अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे, क्षारक के साथ। तो क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो एथेनोइक अम्ल, ध्यान देंगे एथेनोइक अम्ल जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, एथेनोइक अम्ल का यानी CH3COONA, ठीक है, सॉरी COOH ना, अभिक्रिया करेंगे हम क्षारक यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये क्या बनेगा, तो CH3COONA, ये बना है सोडियम एसिटेट और आपको जल बनेगा। यह दूसरी अभिक्रिया है कि सोडियम एसिटिक एसिड का क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। आइए अब अगला जो टॉपिक तीसरा जो है अभिक्रिया, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो याद रखेंगे एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके नमक यानी लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसके बारे में आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लगा होगा। अगला बारे में स्लाइड में हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि प्रयोग द्वारा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल को में कैसे अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, यानी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर पढ़ेंगे। इसके बाद ऑक्सीकारक अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकारक क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हुए साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे।